तो आज हम पढ़ेंगे रावजोधा के बाद में अगला शासक मारवाड़ का राव सातल देव बनता है। तो राव सातल देव के देखो पिता का नाम क्या था? पिता का नाम पता है आपको, रावजोधा था। और इसकी माता का नाम क्या था? माता का नाम जसमादे था। कि जसमादे के कहने पर ही रावजोधा ने अपने छोटे पुत्र राव सातल को मारवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनाया था। अब देखो राव सातल में ज्यादा इतिहास की दृष्टि से इतना कुछ है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से। इसने एक तो देखो अपने ही नाम से एक कस्बा बसाया था जिसका नाम क्या है? सातलमेर कस्बा। सातलमेर कस्बा वर्तमान में जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। और सातलमेर उस समय किसकी राजधानी रहा था? तो ये उस समय पोखरण की राजधानी था सातलमेर। बार बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये है कि इनके काल में मारवाड़ के अंदर कौन सा उत्सव प्रारंभ हुआ था? गुड़ला उत्सव प्रारंभ हुआ था। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुड़ला उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रख लेना मारवाड़ का किस राजा के काल में प्रारंभ होता है? राव सातल देव के काल के अंदर गुड़ला उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कई बार मारवाड़ न देकर वो क्या दे देता है? जोधपुर भी दे देता है। क्वेश्चन आता है गुड़ला उत्सव कब से कब तक मनाया जाता है, तो ध्यान रख लेना चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है गुड़ला। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये बनाया जाता है। और चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है गणगौर। तो गुड़लाव के चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर गणगौर तक मनाते हैं। विच डायरेक्ट पूछे तो चैत्र कृष्ण अष्टमी आएगा यहां पर। अब देखो गुड़ले से संबंधित एक छोटा सा इसमें ये हुआ कैसे, तो ये ध्यान रखना कि एक बार क्या हुआ, मारवाड़ में लगभग 140 कन्याएं 140 कन्याएं गणगौर पूजने जा रही थी, गणगौर पूजन करने। और कहाँ की? ये पीपाड़ की, जोधपुर में जगह पड़ती है पीपाड़। ये गणगौर पूजने कन्याएं जा रही थी। इन कन्याओं को बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? अजमेर के सूबेदार मल्लू खां का सेनापति। अजमेर के सूबेदार मल्लू खां का सेनापति जिसका नाम था गुड़ले खां। ये गुड़ले खां इन 140 कन्याओं को किडनैप कर लेता है, बंदी बनाकर अजमेर लेकर आ जाता है। इस बात की जानकारी राव सातल देव को लगती है, तो सातल देव सेना लेकर आते हैं, इस गुड़ले खां से युद्ध करते हैं और गुड़ले खां को युद्ध में मार दिया जाता है। मारने के बाद में इसका जो सिर था उस सिर को काटकर तीरों से इसमें छेद कर दिए जाते हैं और कटा हुआ सिर इन लड़कियों को दे दिया जाता है। ये लड़कियां इस कटे हुए सिर को चारों ओर घुमाती है। जाते वक्त वो इस गुड़ले खां की बहन को भी अपने साथ ले गए जिसका नाम था गिंदोली। तो गिंदोली को ले जाते हैं। गिंदोली ने कहा कि मेरे भाई ने जो गलती की है उसकी सजा इसको मिल चुकी है। अब आप ऐसा करो कि मेरे भाई को अमर कर दो इतिहास के अंदर। तो इसके भाई के नाम से, गुड़ले खां के नाम से, मारवाड़ के अंदर एक उत्सव प्रारंभ हो जाता है। एक नृत्य भी है जिसे गुड़ला उत्सव या गुड़ला नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर गुड़ले खां के नाम पर इसका नाम पड़ा है। अब कहते हैं इस के अंदर घायल हो गया था आपके ये सातल देव, और घायल हो जाने पर कुछ समय बाद में सातल देव की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। तो अजमेर के सूबेदार गुड़ले खां की बहन है गिंदोली। तो गिंदोली का कई बार पूछा जाता है कि गिंदोली की सवारी कब निकाली जाती है, तो ध्यान रख लेना गिंदोली की सवारी गणगौर पर निकलती है। अभी 4-5 दिन पहले एक एग्जाम लगा था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गिंदोली कौन थी, तो ध्यान रख लेना गुड़ले खां की बहन है ये। लेकिन इसने बहन का रिश्ता नहीं पूछा, इसने पूछ लिया किसकी पुत्री थी। तो ये भी ध्यान रखना, ये अहमदाबाद के अली बेग की पुत्री थी। अहमदाबाद के अली बेग की पुत्री। तो ये आपका सातल देव है। सातलमेर कस्बा बसा दिया जो पोखरण की राजधानी रहा है। इसके काल में मारवाड़ में गुड़ला उत्सव प्रारंभ हो गया। चैत्र कृष्ण अष्टमी से गणगौर तक मनाया जाता है। और गुड़ले से संबंधित ये बता दिया कि 140 कन्याएं पीपाड़ में कन्या पूजन गणगौर पूजने जा रही थी। गुड़ले का किडनैप कर लेता है सातल देव, इस गुड़ले का को मारकर छुड़ाता है। इसकी गुड़ले का की बहन है गिंदोली, वैसे अहमदाबाद के अली बेग की पुत्री थी। और गिंदोली की सवारी कब निकाली जाती है? आपके गणगौर पर। इस सातल देव
घायल हो गया, मृत्यु हो गई, तो सातल देव की मृत्यु होने पर सातल देव का ही भाई जिसका नाम था सुजा, ये मारवाड़ का नया राजा बन जाता है। अब जब सुजा यहाँ का राजा बना तो यहाँ पर मारवाड़ पर आक्रमण कर देता है इसी का भाई जिसका नाम था राव बीका। राव बीका, देखो मारवाड़ के राजा राव जोधा के पुत्र थे, राव सातल, राव सुजा, राव बीका। तो ये सातल और जो सुजा थे ना, ये तो राव जोधा की रानी जसमादे के पुत्र थे, और ये जो बीका था ये आपका राव जोधा की रानी नौरंगदे का पुत्र था। तो यहां पर मारवाड़ का राज्य तो सातल को मिल गया, जसमादे के पुत्र को, फिर बाद में इसके बाद में सूजा आ गया, ये भी जसमादे का पुत्र था। नाराज होकर राव बीका बीकानेर चला गया था, तो बीकानेर से ये मारवाड़ के राजचिन्ह थे ना वो लेने आया था, मना कर दिया इसको सूजा ने देने से, तो ये मारवाड़ पर आक्रमण कर देता है सूजा पर। तो बाद में कहते हैं ये जो जसमादे थी इसकी माता, ये जसमादे बोलते हैं कि दोनों भाई आपस में लड़ो मत, और जसमादे के कहने पर सूजा इसे राजचिन्ह दे देता है। तो ये राजचिन्ह लेकर बीका वापस चला जाता है यहां से। इस सूजा के बाद में यहाँ का जो अगला शासक बना था वो बना था राव गांगा। सूजा में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राव गांगा। अब राव गांगा भी कोई ज्यादा शासकों में इतिहास में इतनी जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है आपके राव गांगा का, देखो अगला शासक कौन बन गया, अब राव गांगा बन गया आपका। तो राव गांगा में आपको ध्यान रखना है, इसने एक तो कुछ निर्माण करवाए थे अपने ही नाम से जोधपुर के अंदर, निर्माण जोधपुर के अंदर क्या क्या करवा दिए, गंगश्याम मंदिर, गंगश्याम मंदिर बनवाता है, इसके अलावा गांगेलाव तालाब बनवाता है, गांगेलाव तालाब के अलावा ये बनवाता है यहाँ पर एक बावड़ी, गंगा बावड़ी। तो ये सारे निर्माण किसने करवाए थे, राव गांगा ने करवाए। अब राव गांगा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, देखो जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आता है खानवा का युद्ध राणा सांगा ने बाबर से लड़ा था 1527 में, उसमें एक नीति अपनाई थी उसने, पाती पेरवन की नीति। उस नीति के तहत अनेक राजा सांगा की सहायता करने के लिए आए थे खानवा के युद्ध में। तो जब महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर थे उस समय मारवाड़ के राजा थे राव गांगा, तो इन्होंने भी सहायता की थी उस युद्ध में, खुद नहीं गए थे, अपने बेटे मालदेव को भेजा था इन्होंने। तो 1527 में खानवा युद्ध में अपने पुत्र मालदेव, अपने पुत्र मालदेव के साथ 4000 सैनिक भेजकर 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की सहायता की। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कैसे आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है कि 1527 के खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता मारवाड़ के किस शासक ने की है। तो अगर शासक पूछ लेना तो शासक तो उस समय राव गांगा थे, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ गया कि खानवा युद्ध 1527 खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने के लिए मारवाड़ से कौन आया था, तो फिर आपको मालदेव है आया, इसका पुत्र मालदेव था गांगा का, लेकिन शासक उस समय राव गांगा थे, तो किस शासक ने सहायता की है तो राव गांगा हो जाएगा। और मारवाड़ से सहायता करने के लिए आया कौन है तो कौन हो जाएगा, मालदेव। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। अब देखो राव गांगा की हत्या, गांगा की हत्या होती है, राव गांगा की हत्या 1532 के अंदर, और इसके पुत्र ने की थी हत्या, किसने की थी, पुत्र मालदेव ने, पुत्र मालदेव ने। देखो राव गांगा वृद्धावस्था के अंदर था, मालदेव बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ये चाहता था कि कब पिताजी मेरे, कब मैं मारवाड़ का अगला राजा बनूं।
पिताजी मर ही नहीं रहे, तो एक दिन कहते हैं इसके पिताजी महलों की खिड़की के अंदर अफीम का नशा लगाकर, पिनक लगाकर बैठे थे, आराम से ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। ये जाता है और पीछे से धक्का दे देता है, तो महलों की खिड़की से नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो राव गांगा की हत्या 1532 में इसी के पुत्र ने कर दी, मालदेव ने। इसीलिए मालदेव ने पिता की हत्या करने के कारण मालदेव को मारवाड़ का पहला पितृहंता बोलते हैं। मारवाड़ का पहला पितृहंता कौन कहलाता है, मालदेव। तो अब गंगा की मृत्यु होने के बाद में मारवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा, मालदेव बन जाएगा। और मालदेव मारवाड़ के इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक माना जाता है। मालदेव में से एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो अगला शासक आपके रहेगा मालदेव, राव मालदेव। इसका काल है आपके 1532 से लेकर 1562। कई बुक्स में 31 भी दे रखा है, तो 31 32 दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, अलग अलग आएंगे। तो 32 अभी याद रखना है। अगर 32 ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, 31 भी कर सकते हो। अब देखो, मारवाड़ के राजा राव मालदेव गद्दी पर बैठ गए हैं, तो इसके समकालीन शासकों की बात करते हैं अपन। ये तो अपना मारवाड़ हो गया, और ये हो गया दिल्ली, ये हो गया बीकानेर, इधर हो गया मेड़ता, इधर हो गया आपका जालोर, इधर हो गया सिवाना। तो ये आसपास के समकालीन शासकों की बात कर लेते हैं पहले। जब मारवाड़ के ऊपर नया राजा कौन आ गया है, मालदेव आ गया है। तो जब मारवाड़ पर मालदेव था उस समय इसके समकालीन शासक कौन कौन थे। जब मालदेव आया मारवाड़ की गद्दी पर, उसमें दिल्ली की गद्दी पर देखो हुमायूं का शासन था, बाबर के पुत्र हुमायूं का। हुमायूं को हरा देता है एक व्यक्ति और नया व्यक्ति या इस गद्दी पर बैठ जाता है, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। बीकानेर पर उस समय शासन था राव जेत सिंह का, राव जेत सिंह का। मेड़ता पर शासन था वीरम देव का। और जालोर पर आपके जो शासन था, सिवाना पर था आपका डूंगर सिंह का। जालोर पर था सिकंदर खां का। फिर यहां पर था आपका नागौर, नागौर पर था दौलत खां का। यहां पर एक जगह पड़ती है भद्राजून जालोर के अंदर, यहाँ का शासक था वीरा सिंदल। तो ये इसके समकालीन शासक थे। अब देखो यहां पर गद्दी पर बैठते ही मालदेव क्या करता है। जब मालदेव गद्दी पर बैठा था ना, उस समय मालदेव के पास जब ये शासक बना था, दो ही परगने थे। शासक बना तब इसके पास दो परगनों पर अधिकार था। एक तो आपका जोधपुर का परगना था इसके पास, और दूसरा कौन सा था, सोजत का परगना था, सोजत पाली जहां की मेहंदी प्रसिद्ध है। तो दो परगनों पर अधिकार था। तो इसने गद्दी पर बैठते ही साम्राज्यवादी नीति अपना ली और अपने साम्राज्य का विस्तार करने लग गया। तो अपने आसपास के क्षेत्रों को इसने जीतना प्रारंभ कर दिया। मेड़ता पर आक्रमण करके मेड़ता के वीरमदेव को हराकर मेड़ता अधिकार में ले लिया। सिवाना पर आक्रमण करके डूंगर सिंह को हराकर सिवाना पर अधिकार कर लिया। जालोर पर आक्रमण करके सिकंदर खां को हराकर जालोर अपने कब्जे में ले लिया। भद्राजून पर आक्रमण करके वीरा सिंदल को पराजित कर भद्राजून पर अधिकार कर लिया। नागौर पर आक्रमण करके दौलत खां को पराजित कर नागौर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतते जीतते साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाने लगा। अब इसने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। अब बीकानेर के राजा शक्तिशाली थे और इन दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में कहते हैं रावजेत सिंह मारा गया और बीकानेर पर भी इस मालदेव का क्या हो गया, अधिकार। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ था ना, उसे पाहेबा साहेबा का युद्ध बोलते हैं। पाहेबा साहेबा युद्ध।
ये युद्ध हुआ था आपके 1541 के लास्ट में और जीता था 42 में। तो 1541-42 किस किस के मध्य होता है युद्ध? मालदेव की सेना और दूसरी तरफ राव जेत सिंह की सेना के मध्य। इस युद्ध में जेत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो विजय किसकी हो गई इसमें? मालदेव की। अब देखो बीकानेर जीत लिया और बीकानेर जीतकर बीकानेर का प्रशासक मालदेव अपने सेनापति कुंपा को बना देता है। किसको बना देता है? कुंपा को। और अपने दोनों सेनापति, मालदेव के सेनापति, एक का नाम जेता है, एक का नाम क्या है? कुंपा। और इन दोनों को खुश होकर डीडवाना की जागीर दे देता है। कौन सी जागीर देता है? डीडवाना की। तो पाहेबा साहेबा युद्ध जीतकर बीकानेर पर भी किसका अधिकार हो जाता है? राव जेत सिंह का। तो आसपास के क्षेत्रों को इसने क्या कर लिया है? मालदेव ने जीत लिया है। अब देखो दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य शत्रुता होने का कारण क्या माना जाता है? एक कारण तो यह माना जाता है कि दिल्ली में शेरशाह का दुश्मन था हुमायूं। हुमायूं को पराजित कर दिया इसने। अब हुमायूं कहते हैं यहां से पराजित हो जाने के बाद डर के मारे यहां से पाकिस्तान सिंध की ओर जा रहा था। तो वो यहां से जा रहा था तो मारवाड़ के क्षेत्र में से होकर गुजर रहा था। अब जैसे मारवाड़ के क्षेत्र से गुजरा, शेरशाह ने मालदेव को बोला कि आप इस हुमायूं को गिरफ्तार करो और मुझे लौटा दो। ऐसा कहने पर कहते हैं मालदेव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इस वजह से ये नाराज हो गया। दूसरा कारण ये माना जाता है कि आपके इस रावजेत सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था कल्याणमल। रावजेत सिंह का पुत्र का नाम क्या है? कल्याणमल। और मेड़ता चला गया विरमदेव से। तो ये दोनों शेरशाह की सेवा में आ गए और शेरशाह को आकर बोलते हैं कि आप मारवाड़ के राजा मालदेव पर आक्रमण कीजिए, हम भी आपका साथ देंगे। ऐसा कहने के कारण शेरशाह इस मालदेव पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और जिसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध बोलते हैं इसे। कब हुआ था युद्ध? इसकी डेट भी बार बार एग्जाम में आती है। ये युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544। कहाँ हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध? तो ध्यान रख लेना, जेतारण पाली में हुआ था। जेतारण पाली। लेकिन देखो अब ये जेतारण पाली में नहीं आएगा, नए जिलों के हिसाब से अब ये जेतारण आएगा आपका ब्यावर के अंदर, ब्यावर जिले में आएगा। तो अब जेतारण कहाँ पड़ेगा? ब्यावर में। गिरी सुमेल का युद्ध होता है शेरशाह और मालदेव के मध्य। कहते हैं शेरशाह ने इस युद्ध से पहले व्यूह रचना बनाई। इन्होंने सोचा कि जेता और कुपा महान सेनापति है इसके, तो इन दोनों को युद्ध से दूर रखा जाए। इसलिए एक गुप्तचर से सूचना भिजवा दी कि मालदेव के पास कि आपके दोनों सेनापति जेता और कुपा बिक चुके हैं। और कहते हैं गुप्त रूप से इनके पास 20-20 हजार रुपए भिजवा दिए कि तलवारें लेकर आना हमारे लिए सिरोही से, जेता और कुपा के पास। अब तलवारें प्राचीन समय में सिरोही की फेमस थी और इनके जो बिस्तर है जहां सोते हैं उनके नीचे एक लेटर छपवा दिया, नीचे मतलब दबा दिया बिस्तरों में कि हमने आपको पैसे दे दिए। अब दिए तो तलवारों के लिए थे किसी व्यक्ति ने, और बोला अब आप तुम शेरशाह सूरी की सहायता करोगे इस युद्ध के अंदर। जब वो लेटर मालदेव देखता है तो मालदेव को विश्वास नहीं हुआ, बोला मेरे साथ धोखा हो सकता है। तो कहते हैं युद्ध तो 5 जनवरी 1544 को हुआ था, लेकिन मालदेव अपनी आधी सेना लेकर वापस लौट जाता है। मालदेव 4 जनवरी की रात को ही, 4 जनवरी की रात को ही वापस लौट गया आधी सेना लेकर। जेता और कुपा ने सोचा कि हमारे ऊपर अविश्वास का आरोप लग रहा है, इससे अच्छा है कि हम युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाए। तो जेता और कुपा के नेतृत्व में जो आधी सेना थी वो ये गिरी सुमेल का युद्ध लड़ती है। किसके साथ? शेरशाह सूरी की सेना के साथ। और एक बार तो ऐसी स्थिति में आ गए थे कि हारने वाली थी शेरशाह सूरी की सेना, लेकिन बीच में एक व्यक्ति, शेरशाह का एक सेनापति था जिसका नाम था जलाल खां जलवानी। जलाल खां जलवानी ये अन्य सेना लेकर और आ जाता है बीच में युद्ध मैदान में। कहते हैं इस युद्ध के मैदान में शेरशाह सूरी युद्ध के मैदान में नमाज पढ़ने लग गया था कि कैसे भी करके मेरी इज्जत बचा लो, मुझे ये युद्ध हारने से बचा लो। अब ये जलाल खां जलवानी सेना लेकर आ गया। इस वजह से शेरशाह की यहां पर मुश्किल विजय हो गई। कैसी विजय होती है? मुश्किल विजय। कहते हैं इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने कहा था कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता? बादशाहत खो देता। ऐसा कथन किस युद्ध के बाद कहा गया है? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद। किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। जोधपुर जीत लिया शेरशाह सूरी ने, और जीतकर जोधपुर का प्रशासक शेरशाह सूरी किसको बना जाता है?
अपने दूसरे सेनापति खवास खां को बनाता है। अब खवास खां को सेनापति बनाने के बाद में ये मालदेव है ना, ये जाकर शिवाना में शरण ले लेता है। मालदेव शरण कहाँ लेता है? शिवाना दुर्ग में। जब जब भी मारवाड़ के राजाओं पर संकट आया है वो शिवाना दुर्ग में चले जाते थे। अब इसके बाद में 1545 में एक कलिंजर का युद्ध होता है यूपी के अंदर, जिसमें शेरशाह सूरी कोई बारूद भर रहे थे किसी तोप के गोले में, अचानक आग लग गई, शेरशाह की मृत्यु हो जाती है 1545। इधर 44 में तो इसने जोधपुर अधिकार किया है और 1545 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु का पता लगता है इसको मालदेव को, तो मालदेव इसमें क्या करता है? वापस आकर पुनः अधिकार कर लेता है मारवाड़ के ऊपर। तो ये आपका मालदेव और शेरशाह सूरी का गिरी सुमेल युद्ध था। आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया इसने साम्राज्यवादी नीति अपनाकर, बीकानेर को जीत लिया पाहेबा साहेबा युद्ध करके। तो इस प्रकार इसने अपने बहुत सारे क्षेत्रों, कहते हैं इसने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े थे। शुरू में 2 ही प्रगणों का अधिकार था इसके पास, लेकिन बाद में 58 प्रगणों पर अधिकार हो गया था, इसीलिए इसे 52 युद्धों और 58 प्रगणों का शासक भी कहा जाता है। अब इसके बारे में डिटेल से जो बेसिक चीजें वो तो इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो मालदेव की एक ही जगह आपको याद करना है। देखो समझा तो मैंने दिया ही, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछी जाती है। देखो राव मालदेव का काल 1532 से 1562, अगर कई जगह नहीं आए 32 तो आप 31 भी कर सकते हो। इसके समकालीन शासकों के अंदर दिल्ली पर शेरशाह सूरी था, बीकानेर पर रावजेत सिंह, मेड़ता पर वीरम देव है, मेवाड़ पर उदय सिंह है, नागौर में दौलत खां है, जालोर में सिकंदर खां है, सिवाना में डूंगर सिंह है और बदराजून में वीरा सिंदल का शासन था। इसका जन्म 5 दिसंबर 1511 को होता है। राव, इसके पिता का नाम राव गांगा है, माता का नाम मणिक देवी या पद्मावती मिलता है। इसकी रानियां इतिहास में जो प्रसिद्ध हुई, एक तो उमा दे, दूसरी स्वरूप दे झाली। उमा दे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इसके पुत्रों का नाम राम है, उदय सिंह है और चंद्रसेन है। इसकी पुत्रियों का नाम है लालबाई और कनकबाई। और इसके सेनापति जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेता और कूपा किसके सेनापति है? तो मारवाड़ के राजा मालदेव के सेनापति है जेता और कूपा। फिर बात करते हैं इस मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो सोजत पाली के अंदर होता है। जब ये राज्याभिषेक हुआ उस समय कितने प्रगणे थे इसके अधिकार में? 2, सोजत और जोधपुर। इसे उपाधि दी गई है हिंदू बादशाह और हसमत वाला शासक। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, भाई ध्यान रख लेना। हसमत वाला शासक की उपाधि इसको किसने दी थी? फारसी इतिहासकारों ने दी थी। किसने दी थी? फारसी इतिहासकारों ने। ये क्वेश्चन यहां से खूब बार आता है। अस्मत वाला शासक की उपाधि मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने। इसकी मृत्यु हो जाती है 1562 के अंदर। इसे 52 युद्धों और 58 प्रगणों का क्या बोलते हैं? शासक कहा जाता है। मारवाड़, पिता की हत्या करने के कारण ये मारवाड़ का पहला पितरंता कहलाता है। इसे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया है। किसने कहा था? अल बदायूनी ने कहा था। और इसे हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा भी कहा जाता है। ये इतिहासकार फरिश्ता ने कहा है। किसने कहा है? फरिश्ता। आसपास के क्षेत्रों को जीत लेता है। जीतने के बाद में पाहेबा साहेबा का युद्ध लड़ता है ये 1541-42 में। बीकानेर के रावजेत सिंह मारा जाता है और युद्ध जीतकर बीकानेर का प्रशासक अपने सेनापति कूपा को बनाता है। और जेता कूपा को खुश होकर कहां की जागीर दे देता है? डीडवाना की। इसके बाद में शेरशाह सूरी से का जो प्रमुख युद्ध हुआ था उसका नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। 5 जनवरी 1544 गिरी सुमेल का युद्ध जेतारण में हुआ था। जेतारण पहले पाली में था, अब कहा? ब्यावर में आ गया। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। शेरशाह सूरी की इसमें विजय हो जाती है। जेता और कुपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मुश्किल विजय पर गिरी सुमेल युद्ध जीतकर शेरशाह ने कहा था, आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता? बादशाहत खो देता। और इसको जीतने के बाद में गिरी सुमेल युद्ध के बाद में मालदेव ने शिवाना, एक ये भी ध्यान रख लेना, युद्ध जीतकर जोधपुर का प्रशासक शेरशाह ने खवास खां को बनाया।
खवाशका को बनाया। अब युद्ध जीतने के बाद में मारवाड़ पर अधिकार, जोधपुर पर अधिकार कर लिया शेर शाह ने। तो फिर गिरी सुमेल युद्ध के बाद मालदेव ने कहां शरण ली? सिवाना दुर्ग के अंदर। और सिवाना दुर्ग अभी बताया था कि मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन क्या कहलाता है? शरण स्त्री कहलाता है। 1545 कलिंजर के युद्ध में बारूद में आग लगने पर शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई और मालदेव ने पुनः मारवाड़ पर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। गिरी सुमेल युद्ध से पूर्व मालदेव ने गिरी गांव के अंदर और शेर शाह सूरी की सेना ने बाबरा गांव के अंदर अपना सेनाओं का क्या डाला था? डेरा डाला था। अब देखो मालदेव ने प्रमुख निर्माण कार्य क्या क्या करवाए हैं। इसने सोजत का किला बनवाया है, पाली में पोखरण का किला, जैसलमेर में रिया का किला, नागौर में और मालकोट का किला कहां बनवाया इसने? मेड़ता के अंदर। इसके अलावा ये क्वेश्चन अभी AA के एग्जाम में भी पूछा गया था कि मालदेव की रानी स्वरूप दे झाली ने मंडोर में कौन सा तालाब बनवाया था? तो अपने ही नाम से स्वरूप सागर तालाब बनवाया था। इसी तालाब को किस नाम से जाना जाता है? बहुजीरो तालाब। तो ये क्वेश्चन आया था AA के अंदर कि मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण मालदेव की किस रानी ने करवाया था? तो ध्यान रखना आपको किसने करवाया है? स्वरूप दे झाली ने करवाया। तो इसके बाद में मालदेव के बाद में इसी का पुत्र मारवाड़ का अगला राजा बनता है जिसका नाम क्या था? राव चंद्रसेन। और इसकी इतिहास में एक रानी है जिसका नाम है रूठी रानी, जिनका हम अगले क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार से आप लगातार जुड़े रहिए, मस्त होकर पढ़िए और अपने सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद।